अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाएं। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल है। ऐसा ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर भुखमरी, गरीबी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, और पाकिस्तान आगे टुकड़ों में बंटने के राह पर चल ही रहा है। और साथ में जैसे कि डर का भी माहौल है, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और डर का माहौल इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर से जो कार भरी गई है, मोदी जी ने जो बयान दिया कि पाकिस्तान को हमको समझते नहीं है और पाकिस्तान की इतनी औकात भी नहीं है भारत की तरफ आंख उठाकर विदेश देख सके, तब से तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची गई है। साथ में जो राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दिया था कि जो भी अगर एक छोटा सा भी कोई नुकसान करेगा इंडिया के अंदर तो उसको हम घर के अंदर घुस के मारेंगे। इसके भी रिजल्ट सब पाकिस्तान ने देख लिया है। तो पाकिस्तान की अब गिगी बन चुकी है और पाकिस्तान कुछ बोलने लायक भी नहीं रहा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ जनता के रिएक्शंस हैं, पाकिस्तानी रिएक्शंस हैं दोस्तों। चलिए करते हैं वीडियो को जाएंगे। दिलशाद भाई, ये जो टॉपिक है 10 बिलियन एक साइड पे, 100 बिलियन एक साइड पे, और इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो कर चुका है, रीजन क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता। और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है, और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंडिया करीब नहीं आ सकते। क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है, अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि यूएई ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि या नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें, उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स, ठीक है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के, और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाएं। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल है। ऐसा ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले पनामा लीक्स हुआ। पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। दिलशाद भाई, ये तो हुई पॉलिटिशियंस की बात। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, मतलब ये मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नोट कर रहा हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं बड़ी सफाई से हम हर चीज पॉलिटिशियन पे डाल के अपने हाथ झाड़ के और घर चले जाते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इस हालत में है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, इस हालत में है वो गवर्नमेंट की वजह से है। मैं ये समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री से आता है या वो डायरेक्ट ऊपर से आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम जो है ना वो कसूरवार नहीं समझते, इसमें हमारी आवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है हमारी आवाम कितनी सड़कों पे आती है, ठीक है, और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आजादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे आपको ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप मुझे एक ऐसा सीरियस इशू बताएं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ और आवाम सड़कों पे आके बाहर आके एहतजाज करे। कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर उनकी बिजली के बिल भी सस्ते कम किए गए, उनको गंदम में आटे में भी कीमतों में कमी। और हमारे यहाँ एहतजाज का, सॉरी, आप हमारे यहाँ एहतजाज का मतलब ये है कि आप सड़कें तोड़ दो,
आप अब ये तोड़, ये काम नहीं करना होता। पीसफुल एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और जब तक आप अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे, ये गवर्नमेंट्स भी आपके ऊपर जुल्म करती रहेंगे और ये लीडर्स भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं वो एहतजाज करती है और पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप आईटी में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो, इसलिए होती है मुकाबला। नो डाउट आज वो उनकी जो इकॉनमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकॉनमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या कर? पाकिस्तान दुनिया के 6 नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का एज देखा जाए तो आबादी का एज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी हैं ना। हाँ, ये चीज ठीक है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं, तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में भी, कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें, जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस हिसाब से उसको हैंडल भी किया हुआ है। ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबाइस्ड रह के बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी इशू होते होंगे। वहाँ पे देखें कोई भी घर है, चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है या फिर ये 25 करोड़ की आबादी है, या फिर मैं कहता हूँ एक घर में 10 लोग, 10 भाई रहते होंगे, एक ही मजहब से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई नाराजगी हो ही जाती है। वहाँ पे भी इशू होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे मिनॉरिटीज की क्या तादाद थी 1947 में, आज कितनी है, और उनके वहाँ पे मुस्लिम्स की या मिनॉरिटीज की क्या तादाद थी और आज कितनी है। ये इधर से पता चलता है कि किधर मसले ज्यादा या कम। आबादी वाली दलील तो आप दे नहीं सकते। हाँ, एक चीज है जो कि वाकई आप दलील दे सकते हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से काफी फर्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी तभी तरक्की करती है जब आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक टोटल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है और आपकी सिक्योरिटी के साथ होता है। और ये दोनों चीजें जब आप बाहर के इन्वेस्टर के लिए एक साजगार माहौल पैदा करेंगे, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें वो सेफ फील करेंगे, तभी आपके मुल्क में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और उसका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है और आपके लीडर्स के साथ होता है कि वो आपकी गवर्नमेंट के साथ और आपके अपने मुल्क के साथ वो कितने लॉयल होते हैं। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का हाल है। ठीक है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद। ठीक है, वो भी इस तरह के थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। आप हमारे यहाँ 2-3 बड़ी फैमिलीज जो है वो गवर्नमेंट कर रही हैं, जैसे भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है। अब मुझे बताएं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, लुई वुइटन के बैग पकड़े होते हैं उन्होंने। ठीक है, 3-3 करोड़ रुपए की उनकी गाड़ियों को टायर चेंज हो रहे होते हैं। अब ये मेरे पास नौजवान, और अभी हम गरीब कंट्री हैं अभी, और जब वो दौरे पे जाते हैं तो पूरा 56 60 बंदों का क्रू लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप मुल्क के साथ ये लॉयल होंगे तो फिर आप मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, ये चीजें एजुकेटेड लोगों को पता है, सोशल मीडिया यूज करने वालों को पता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज भी पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक को यही बताया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया का कसूरवार है। इधर मैं कहता हूँ खड़े खड़े पूछ लेते हैं, आम पब्लिक की बात करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम यार, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का आपके ख्याल से? पाकिस्तान ही है सबसे बड़ा। पाकिस्तान ही है दुश्मन। पाकिस्तान के अलावा आपके ख्याल से कौन है? पाकिस्तान के अलावा इधर की अवामी और इधर के जो जजेस है ना, वो ही जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, मैं उनका ही कहूँगा। चले, ये बड़ी अच्छी बात है, मेरी उम्मीद से हट के ये जवाब आया। नहीं तो मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उसी हिसाब से बात। देखिए, वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक?
आपने लोगों को तरीके बताए करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं, और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस होते हैं उनका नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको पॉलिटिकल पार्टी के नाम से लीडरशिप, और वैसे जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा, नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है क्या तरक्की करेगा ये मुल्क? हमारे यहाँ ये देखिए, पिछले नाम के साथ हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, पंजाब के डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है, उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे चल रहे हैं। दिलशाद भाई, मेरी जो ओपिनियन है, देखने वाले इसके ऊपर कमेंट जरूर, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब तक पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर होगा, तब तक चाहे हमें लीडर अच्छा मिल जाए, तब तक चाहे हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, तब तक चेंज नहीं आ सकता। वक्ती तौर पे हमारी शायद हालत बेहतर हो जाए, लेकिन परमानेंटली चेंज तभी आएगा जब हमारी सोच, यानी कि हमारा टेक्स्ट बुक, हमारा सिलेबस, हमारा एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो आप अवेयरनेस आएगी ना आवाम में, तो उसके बाद ही आप आगे किसी एक तरफ लेके जाएंगे ना मामला। और अगर किसी कौम को तबाह करना होना तो आप उसकी जो इखलाकी जिम्मेदारी है वो तबाह कर दे, तो वो कौम तबाह हो जाती। कभी कोई कौम पैसों से तबाह नहीं हुई, कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो तबाह हो गई। अब ये जब इन्होंने बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी को, पाकिस्तान में सिर्फ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, डर का भी माहौल चल रहा है, और साथ में जो पाकिस्तानी जनता है जो परेशानी झेल रही है उसका कोई अंत नहीं हो रहा है, उसको वो परेशानियां उनके लिए और आगे से आगे बढ़ती जा रही है। कोई भी व्यापारी वहाँ पर खुश नहीं है, और साथ में जो जनता है वो तो हमेशा से परेशान थी, बेरोजगारी, भुखमरी, और जिस देश के अंदर रोटियों के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है वो उस देश की गिनती कहाँ से वो तरक्की कर पाएगा। और साथ में कोई ऐसी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर या डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही जिससे कि पाकिस्तान आगे जा सके और तब अर्थव्यवस्था अपनी संभाल सके। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।